हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, आप अच्छे तो हम भी अच्छे। मैं शक्ति सिंह, केमिस्ट्री टीचर, विद्या क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। विद्या क्वेश्चन बैंक आपके लिए सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक का कार्य करता है और जितने भी क्वेश्चन का संग्रह विद्या क्वेश्चन बैंक में किया गया है, ये सब क्वेश्चन बोर्ड के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप इन क्वेश्चनों की तैयारी करते हैं या विद्या क्वेश्चन बैंक के अलावा आप यदि कोई बुक नहीं पढ़ते, तब भी आपके 90+ मार्क्स बहुत आराम से आ जाएंगे। विद्या क्वेश्चन बैंक से ही कुछ क्वेश्चन जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है और हर बार एग्ज़ाम में आते हैं, उन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप इन क्वेश्चनों को एक बार ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करनी है। सोडियम क्लोराइड NaCl का भार हमें दिया हुआ है 58.5 ग्राम। NaCl का अणुभार ज्ञात करेंगे। अणुभार ये आपको पता है, 11th में 10th में सब सिखा रखा है आपको। हाँ, तो कितना हो जाएगा? सोडियम का 23 प्लस क्लोराइड, ठीक है, 35.5 इजिकल टू 58.5, बिल्कुल सही। अब हमें इसमें ज्ञात करनी है मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, 11th क्लास में आपने यही क्वेश्चन करे हैं, मोलों की संख्या ज्ञात करना। पहले चैप्टर में सबको आती है, ठीक है। देखो एक बार, तो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, भार बटे अणुभार। भार कितना है हमारे पास? सोडियम क्लोराइड का 58.5 अपॉन अणुभार 58.5 इजिकल टू 1 मोल, और 1 मोल इजिकल टू हमारा होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, आया है समझ में? 1 मोल बराबर 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। हाँ ठीक, बिल्कुल 11th क्लास में याद किया, ठीक है। आगे देखेंगे, NaCl में सूत्र इकाइयों की संख्या ज्ञात करनी है। NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करनी, तो NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl की जो हमारी संरचना होती है, NaCl की संरचना हमारी FCC संरचना होती है, यानी कि फलक केंद्रित। तो NaCl की एक इकाई सेल में सूत्र इकाइयों की संख्या इजिकल टू 4, यानी कि परमाणुओं की संख्या निकालना क्या है अब? इकाई सेलों की संख्या। तो इकाई सेलों की संख्या के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 58.5 ग्राम NaCl में कुल सूत्र इकाइयों की संख्या अपॉन कितनी है? कुल सूत्र इकाइयों की संख्या ये निकाली हमने 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 अपॉन NaCl की एक इकाई सेल में सूत्र इकाइयों की संख्या अपॉन ये वाली 4 इजिकल टू, इसे डिवाइड करेंगे 4 से, क्या आ जाएगा? 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻23 इकाई सेल। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी घनीय जालक के केंद्र पर स्थित परमाणु विकर्ण पर उपस्थित अन्य 2 परमाणुओं के संपर्क में हो, तो घनीय संरचना की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। संकुलन क्षमता निकालने के लिए एक क्वेश्चन हमारा हर बार बोर्ड में अवश्य आता है
और संकुलन जो क्षमता निकाली जाती है केवल दो में ही निकालते हैं हम, एफसीसी या बीसीसी। तो ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन हमारा बीसीसी का दिया हुआ है, अंतःकेंद्रित। अंतःकेंद्रित को आपको पता है, ये आपको बताया था। ये हमारी सरल घन कक्षाएल है जिसमें सभी कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित होते हैं। लेकिन जो काय केंद्रित सेल होती है बीसीसी अंतः केंद्रित सेल, उसमें एक परमाणु केंद्र में उपस्थित होता है जो इन सभी परमाणुओं के संपर्क में होता है। तो इसमें हम देखेंगे अंतः केंद्रित परमाणु, अंतः केंद्रित एकक सेल में कुल परमाणुओं की संख्या, अंतः केंद्रित एकक सेल में कुल परमाणुओं की संख्या होती है हमारी, कोनों पर उपस्थित 8 परमाणु का एक सेल में योगदान होता है 1/8 का, प्लस जो सेंट्रल में उपस्थित परमाणु होता है वो किसी भी सेल से डिवाइड नहीं होता, वो केवल उसी एकक सेल का होता है जिसमें वह उपस्थित होता है। ठीक है, 1 तो इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1 + 1 इजिकल टू 2। तो जो हमारा काय केंद्रित घन एकक सेल होता है उसमें प्रति परमाणु 2, प्रति एकक सेल 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कुल परमाणु की संख्या निकाली है हमारी कितनी, 2। जो हमारा एकक सेल होता है प्रत्येक कोर की लंबाई a होती है, क्योंकि घन है, घन में सभी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, तो प्रत्येक कोर की लंबाई a। ये परमाणु है गोल, तो परमाणु गोला, गोला की आकृति क्या होती है, गोली होती है परमाणु। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है हमारी, r मान लेते हैं, परमाणु की त्रिज्या r। माना कि अंतः परमाणु की त्रिज्या r, m घन के किनारे की लंबाई a, किनारे को कोर भी बोल देते हैं, कोर की लंबाई है किनारे की लंबाई। तो इसमें हम देखेंगे माना कि अंतः परमाणु की त्रिज्या r, m घन के किनारे की लंबाई a है, तब परमाणु गोला होता है, तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है हमारा 4/3 πr³। एक परमाणु का आयतन कितना हो गया, 4/3 πr³। परमाणु कितने होते हैं काय केंद्रित सेल में, बोलो 2। ठीक है, तो 2 परमाणु का आयतन 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 4/3 πr³। तो इजिकल टू 4 दूनी 8, 8/3 πr³। अब हम देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज ABC, ये वाला देखो, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे हम, कर्ण का लंबाई निकालेंगे। कर्ण की लंबाई निकालने के लिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो क्या करेंगे AC है, AC की लंबाई इजिकल टू क्या होगा, √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है, a, सबकी भुजाओं की बराबर होगी, तो कितना होगा, आधार की लंबाई a² प्लस लंब की लंबाई a², तो कितना हो जाएगा, a√2। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज D और C में, इस वाले त्रिभुज में देखेंगे त्रिभुज AC और D में, त्रिभुज ACD में, तो त्रिभुज ACD में भी हम क्या निकालेंगे, कर्ण की लंबाई निकालेंगे। कर्ण क्या है इसमें हमारा, A और D कर्ण है, A और D जो हमारा कर्ण है ये हमारा काय का कर्ण है। जो ये हमारा कर्ण था AC जो होता हमारा ये फलक वाला कर्ण था, फलक की लंबाई एक फलक से दूसरे फलक, यानी जैसे फ्लोर होता है ये वाला, तो इससे अगर यहाँ तक की लंबाई निकालेंगे तो ये होगा हमारा फलक का कर्ण, और जो यहाँ से हम निकालेंगे कर्ण ये होगा हमारा सेंट्रल यानी कि काय केंद्रित बॉडी का कर्ण। तो इसमें हम निकालेंगे AD की लंबाई, तो AD की लंबाई भी पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, AD इजिकल टू √AC² प्लस CD²।
ये हमने पहले ही निकाल लिया है। AC की कितनी आई थी हमारी 2A, तो 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो जाएगा रूट 3A स्क्वायर। रूट 3A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A रूट 3। अब देखते हैं काय केंद्रित घनीय संरचना के कोनों में परमाणु परस्पर स्पर्श नहीं करते परंतु केंद्र के परमाणु से स्पर्श करते हैं। अतः एकक कोष्ठिका में AD पर 3 परमाणु एक दूसरे के संपर्क कर रहे हैं। इसमें हम देखते हैं AD, ये तो हमने निकाला पाइथागोरस प्रमेय से फलक के कर्ण की लंबाई और काय कर्ण की लंबाई, लेकिन ये जो हमारा AD है, AD पे हम देख सकते हैं ये हमारा काय का कर्ण है, तो इसमें 3 परमाणु एक दूसरे के संपर्क में हैं। 1, 2 और 3, ये तीनों परमाणु एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं। तो यदि हम इसके अनुसार देखते हैं तो AD की लंबाई इज इक्वल टू होगी हमारी 4R। एक गोले की त्रिज्या R, इस गोले की त्रिज्या R, लेकिन जो बीच में गोला है उसकी त्रिज्या कितनी होगी 2R, तो कितनी हो जाएगी 4R। तो इसलिए AD की क्या है इज इक्वल टू 4R, और यहाँ AD कितना निकाला हमने A रूट 3, तो A रूट 3 इज इक्वल टू 4R। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कोर की लंबाई निकालेंगे, A इज इक्वल टू 4R अपॉन रूट 3। एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है हमारा A की क्यूब यानी भुजा की क्यूब। तो कोर की लंबाई क्या है A, तो A की क्यूब क्या हो जाएगी 4/4R रूट 3 की क्यूब। तो 3 की 4R का क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब क्या होगा 64, बिल्कुल सही। तो 64R की क्यूब अपॉन रूट 3 का 3 रूट 3, ठीक है 3 रूट 3। अब निकालनी है संकुलन क्षमता, तो ये हमारे पास एकक कोष्ठिका का आयतन आ गया A क्यूब यानी कि 64R की क्यूब अपॉन 3 रूट 3। अब क्या करने हैं, संकुलन क्षमता ज्ञात करने है या संकुलन दक्षता के लिए फॉर्मूला होता है हमारा एकक कोष्ठिका में गोलों द्वारा घेरा गया आयतन अपॉन एकक कोष्ठिका का कुल आयतन गुना मल्टीप्लाई 100 की कर देंगे। इसमें एकक कोष्ठिका में गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, गोलों द्वारा केवल 2 गोले होते हैं, 2 गोले हैं, 2 गोलों द्वारा घेरा गया आयतन ये रहा 8/3 पाई R की क्यूब अपॉन एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। एकक कोष्ठिका का कुल आयतन होता है भुजा की क्यूब, भुजा की क्यूब हमने यहाँ पे निकाला कितना 64R की क्यूब अपॉन 3 रूट 3 गुना 100। ये जो 100 लगाया है ये 100 हमने फॉर्मूले में होता है परसेंटेज ज्ञात करने के लिए, तो ये परसेंटेज निकालने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 8/64 गुना 22/7 मल्टीप्लाई रूट 3 गुना 100। तो इज इक्वल टू जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा 68%। रूट 3 का मान 22/7 कितना 3.1, इससे काटेंगे इसका क्या होगा 1 पॉइंट कुछ 11 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट करके हमारा आएगा 68%। तो 68% काय केंद्रित घन एकक सेल में गोलों द्वारा घेरा गया आयतन होता है, यानी कि संकुलन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रैंकल दोष एवं शॉर्टकी दोष क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में कई बार आता है, लगभग हर बार ही आता है फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष। तो फ्रैंकल दोष को समझेंगे। फ्रैंकल दोष, यह दोष आयनों के अपनी जालक स्थिति को त्यागकर अंतराकाशी स्थान को ग्रहण कर लेने के कारण उत्पन्न होता है। यह दोष प्राय उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें क्रिस्टल संरचना की समन्वय संख्या का मान कम होता है तथा ऋण आयनों का आकार धन आयन के आकार से काफ़ी अधिक होता है। ये आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया था
जिन यौगिकों में धन आयन और ऋण आयन के आकार में अधिक अंतर पाया जाता है केवल वे ही यौगिक फ्रैंकल दोष उत्पन्न करते हैं। जब धनायन का आकार कम होगा तो कम होने के कारण धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल में किसी भी रिक्त स्थान पर चला जाता है और उसके स्थान पर खाली जगह बन जाती है। क्योंकि छोटा आकार होता है तो क्रिस्टल में कहीं भी जहाँ कम जगह होती है वहाँ एडजस्ट हो जाता है। तो जैसे कोई हमारा प्लस माइनस, प्लस का मतलब होगा हमारा Ag आयन और Cl का मतलब यानी कि निगेटिव। ये हमारा क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल में ये खाली जगह है, अंतराकाशी रिक्तियां हैं थोड़ी थोड़ी। तो इनमें जो हमारा Cl आयन होता है वो अपने स्थान पर बना रहता है, लेकिन सिल्वर आयन का जो आकार होता है छोटा होने के कारण वह अपना स्थान छोड़कर किसी भी स्थान पर यानी इन अंतराकाशी में चला जाता है, जिसके कारण उसके स्थान पर खाली जगह बन जाती है। लेकिन नोट करने वाली बात यह होती है कि जो हमारा सिल्वर आयन है वो क्रिस्टल में ही उपस्थित होता है, क्रिस्टल को छोड़कर नहीं जाता, केवल अपना स्थान चेंज करके दूसरी जगह पर आ जाता है, लेकिन रहता क्रिस्टल में ही है, जिसके कारण क्रिस्टल के घनत्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन कहीं कंपटीशन में आता है, हर बार आता है। फ्रैंकल दोष या शॉर्ट की दोष, किन में से कौन सा दोष होने पर क्रिस्टल के घनत्व पर प्रभाव पड़ता है? तो फ्रैंकल दोष होने पर क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो आयन है वो क्रिस्टल में ही उपस्थित होता है। सेकंड आता है हमारा शॉर्ट की दोष। शॉर्ट की दोष वे धनायन और ऋणायन उत्पन्न करते हैं या प्रदर्शित करते हैं जो अपने स्थान को यानी जिनमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं। जब धनायन और ऋणायन अपने स्थान को समान संख्या में छोड़ते हैं तब क्रिस्टल में शॉर्ट की दोष उत्पन्न होता है। तो शॉर्ट की दोष उत्पन्न के लिए हमारे जैसे यौगिक होते हैं सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। यह दो जालक से समान संख्या में धनायन व ऋणायनों के लुप्त होने के कारण उत्पन्न होता है। शॉर्ट की दोष प्राय उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें क्रिस्टल संरचना की समन्वय संख्या का मान अधिक होता है, लेकिन फ्रैंकल दोष में समन्वय संख्या का मान कम होता है तथा धनायन एवं ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं। फ्रैंकल दोष में धनायन ऋणायन के आकारों में अंतर पाया जाता है। शॉर्ट की दोष में धनायन ऋणायन के आकार लगभग समान होते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल से धनायन और ऋणायन समान संख्या में लुप्त होते हैं, तो तब क्रिस्टल में दोष शॉर्ट की दोष होता है। तो शॉर्ट की दोष होने पर क्रिस्टलों में घनत्व में अंतर आ जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं ये हमारा NaCl का क्रिस्टल है। तो NaCl प्लस का मतलब Na आयन और माइनस का मतलब होगा क्लोराइड आयन। तो NaCl के क्रिस्टल में हम देख सकते हैं जब अपने स्थान से Na आयन और एक क्लोराइड आयन समान संख्या में लुप्त होंगे तो क्रिस्टल में हमारा शॉर्ट की दोष उत्पन्न होगा, जिसके कारण क्रिस्टलों के घनत्व में अंतर आ जाएगा। ये हमारा शॉर्ट की दोष का उदाहरण होगा। धन्यवाद।